Good morning students, welcome to my new video. In this video we will see the remaining part of the second lesson of history, colonization of India. This video is the fourth part of this lesson. Okay, this lesson, this second lesson of history, colonization of India, it is a very big lesson, very long lesson. That's why there are four videos, four parts of this lesson, and you have to watch all videos, all parts of this lesson, because this lesson is related to the 10th standard. ओके 10th स्टैंडर्ड में जो भी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड अपनी हिस्ट्री है, अपने 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री है. सो दिस हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, ये साल हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेसन्स है कि वो 10th स्टैंडर्ड्स के लेसन से रिलेटेड है. Next topic is here rapid British expansion. You have to open your page number 21 from your textbook while watching this video. And before this topic we have seen about subsidiary alliance in the third part of this lesson, in the third video. What was this subsidiary alliance? It was one policy applied by British in our India for controlling the Indian states. Indian states control करने के लिए वहाँ पे अलग अलग policies यूज़ कर रहे थे, और उसमें से ही एक पॉलिसी है सब्सिडरी अलायंस. ओके, कौन यूज़ कर रहे थे ये पॉलिसीज? ब्रिटिश. Rapid British expansion. This period experienced a rapid expansion of British territories in India as well as abroad. और ये जो पीरियड था 1805 से लेके 1848 का, ये पीरियड में जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी ये रैपिडली एक्सपांड हो रही थी अपने इंडिया में और उसके साथ अदर कंट्रीज में भी. अब्रॉड मीन्स इन अदर कंट्री. ओके, claiming paramountcy. Paramountcy means very important. Lord Hastings became the Governor General and initiated the new policy of paramountcy, and during 1813 to 1823 this Lord Hastings became the Governor General and he introduced one new policy of paramountcy. इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी अपने इंडिया में, policy of paramountcy. Under this policy, the British claimed that the authority of the company over the Indian state is supreme. And what was this policy? क्या थी ये कि ये जो पॉलिसी थी इसे ब्रिटिश ये क्लेम कर रहे थे कि जो भी अथॉरिटी है, जो भी अधिकार है कंपनी के पूरे इंडियन स्टेट्स पे, ये सुप्रीम है. और इसीलिए ये जो भी प्रोसेस है ये अनजस्टिफाइड नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अनजस्टिफाइड टू एनेक्स और थ्रेटन टू एनेक्स एनी इंडियन स्टेट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. और वहाँ पे जो भी इंडियन स्टेट्स पे कंट्रोल हो रहा था बाय ब्रिटिश, ये जो भी प्रोसेस वहाँ पे चल रही थी ये प्रोसेस अनजस्टिफाइड नहीं है, ऐसे ब्रिटिशों का क्लेम था थ्रू दिस पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी. ओके, द पॉलिसी एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड द एक्सपांशनिस्ट इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश. और ये जो पॉलिसी थी ये क्लियरली एक्सप्रेस कर रही थी. एक्सप्लिसिटली मीन्स क्लियर ये शो हो रहा था वहाँ पे कि ब्रिटिशों का इंटेंशन क्या था, अपनी जो भी टेरिटरीज है वो एक्सपांड करना. हाउएवर द रिवॉल्ट ऑफ रानी चिन्नम्मा ऑफ कितूर, और वहाँ पे जो कितूर स्टेट था वहाँ की जो रानी चिन्नम्मा थी उन्होंने रिवॉल्ट किया था. रिवॉल्ट मीन्स गवर्नमेंट के खिलाफ जाना, क्रांति इन हिंदी. ओके, who took to arm when the British tried to annex her state. और उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी जब ब्रिटिशों ने उनके स्टेट पे कंट्रोल करना चाहा. शोड द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिसी, और उन्हें ये जो भी पॉलिसी थी ये मान्य नहीं थी. नेक्स्ट टॉपिक इज हियर अफगानिस्तान एंड सिंध. In the 1830s, the British started interfering in Afghanistan's internal affairs as they thought Russia might expand across Asia and attack India via Afghanistan.
एंड 1830 को वहाँ पे ब्रिटिशों ने अफ़गानिस्तान के इंटरनल अफेयर में इंटरफियर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे ये जो ब्रिटिश थे ये सोचते थे कि जो रसिया है वो एशिया को क्रॉस करके एक्सपांड होने वाला है और वो इंडिया पे अटैक करने वाला है वाया अफ़गानिस्तान से वो इंडिया पे अटैक करेगा। ये किसकी सोच थी? ब्रिटिशों की। दिस इनसिक्योरिटी रिजल्टेड इन द एंग्लो अफगान वॉर्स बिटवीन 1838 एंड 1842। और ये जो इनसिक्योरिटी थी ब्रिटिशों के लिए, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ पे एंग्लो अफगान वॉर्स हुई 1838 और 1842 के बीच में। द ब्रिटिश फेल्ड टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और ये जो ब्रिटिश थे ये यहाँ पे फेल्ड हो चुके थे। जो भी डायरेक्ट कंट्रोल वो करना चाहते थे अफ़गानिस्तान पे, वो अब यहाँ पे फेल्ड हो चुके थे। वाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मीन्स अगेंस्ट जाना, विरोध करना। हाउएवर दे एनेक्स्ड सिंध इन 1843 और 1843 में उन्होंने सिंध कंट्रोल कर लिया था। देन नेक्स्ट पंजाब फ्लरिश्ड अंडर महाराजा रंजीत सिंह। और ये जो पंजाब है यहाँ पे कौन थे रूलर? महाराजा रंजीत सिंह। ही केप्ट पंजाब फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश थ्रू डिप्लोमेसी एंड बाय मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑन यूरोपियन लाइंस। और ये जो महाराजा रंजीत सिंह थे, इन्होंने अपने पंजाब को फ्री रखा था ब्रिटिशों के कब्जे से। उन्होंने पंजाब को अलग रखा था, फ्री रखा था थ्रू डिप्लोमेसी। व्हाट इज़ मीन बाय डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी मीन्स स्किल मैनेज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन रख के उन्होंने अपने स्टेट को ब्रिटिशों के कब्जे से फ्री रखा था। एंड बाय मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑन यूरोपियन लाइंस। और उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी वहाँ पे मेंटेन कर रखी थी। इन 1839 महाराजा रंजीत सिंह डाइड। अब 1839 में ये जो महाराजा रंजीत सिंह थे, इनकी डेथ हो चुकी थी। आफ्टर हिज डेथ देयर वाज चाउज मीन्स confusion, disorder, and the British began to interfere in the affairs of Punjab. अब ये जो महाराजा रंजीत सिंह थे, इनकी डेथ होने की वजह से वहाँ पे पूरा डिस्टर्बेंस हो गया, कन्फ्यूजन हो गया अमॉन्ग द रूलर्स, अमॉन्ग द सक्सेसर, एंड दैट्स वाई ब्रिटिश बिगैन टू इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ पंजाब। और वहाँ पे ब्रिटिशों ने पंजाब के जो भी अफेयर्स रहते थे उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। दिस लेड टू टू एंग्लो सिख वॉर्स एंड द सिक्स वर डिफीटेड। और इसकी वजह से वहाँ पे 2 वॉर्स हुई 1845 से लेके 1849 तक। और 6 जो थे वो यहाँ पे उनकी हार हो चुकी। The British under Lord Dalhousie annexed पंजाब in 1849। 1849 में ब्रिटिशों ने पंजाब पे कंट्रोल कर लिया था। Then next topic is a British expansion under Lord Dalhousie 1848 to 56। अब यहाँ पे कौन आ चुके थे आफ्टर दिस लॉर्ड हेस्टिंग्स? Lord Dalhousie. Doctrine of lapse. It was also one policy. Like the policy of subsidiary alliance, doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie to annex the Indian states। और ये जो सब्सिडरी अलायंस था, इसके बाद वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। इट वाज आल्सो वन पॉलिसी। और किसने इंट्रोड्यूस की थी ये पॉलिसी? लॉर्ड डलहौसी ने। फॉर व्हाट? फॉर कंट्रोलिंग द इंडियन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी ये क्या थी? ओके
A dependent states would pass into British hands if the ruler died without a natural male heir. एंड ये जो पॉलिसी थी इसके हिसाब से जो डिपेंडेंट स्टेट है वहाँ पे अगर रूलर की डेथ होती है तो उसके डेथ के बाद अगर उसे रियल हेयर नहीं है, मीन्स रियल सक्सेसर नहीं है, वारिस नहीं है, तो वो डायरेक्टली ब्रिटिशों के कब्जे में जाने वाला था। जो भी स्टेट रहता था, जो भी टेरिटरी रहती थी, वहाँ पे अगर रूलर की डेथ होती है उसके बाद उसे चलाने वाला उसका खुद का बेटा रियल वारिस नहीं है तो वो ब्रिटिश अपने कब्जे में कर लेते थे वो स्टेट को। ओके, इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ एडॉप्टेड चिल्ड्रेन टू इनहेरिट द थ्रोन। और वहाँ पे जो राइट्स रहते थे एडॉप्टेड चिल्ड्रेन के, यानी अगर जो रूलर रहता था उसे अगर रियल सन नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, तो वो अडॉप्ट करता था, तो वो भी पॉलिसी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही थी। ओके, सातारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड द झांसी वर ऑल annexed अंडर दिस पॉलिसी। और ये जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी की वजह से ये सभी स्टेट्स ब्रिटिशों के कंट्रोल में आ चुके थे। Next topic is annexation of Awadh. 1856. Awadh was annexed by Lord Dalhousie on the pretext of misgovernance, and pretext means बहाना। और यहाँ पे 1856 को जो लॉर्ड डलहौसी थे उन्होंने मिस गवर्नेंस का बहाना करके अवध अपने कंट्रोल में कर लिया था। एनेक्स मीन्स कंट्रोल करना, अपना जो भी एरिया है, टेरिटरीज है, उसमें दूसरे किंगडम को, दूसरे स्टेट को इंक्लूड करना, दैट इज़ कॉल्ड द एनेक्स। ओके, द रूलर ऑफ अवध वजीद अली शाह वॉज डिपोज्ड एंड दिस एनरेक्ट द पीपल ऑफ अवध। और वहाँ के जो रूलर थे वजीद अली शाह अवध के, उन्हें डिपोज कर दिया गया, उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। और उसकी वजह से वहाँ पे जो भी लोग थे उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। एनरेक्ट मीन्स गुस्सा आना, एंग्री होना। वो लोग वहाँ के बहुत ही एंग्री हो गए थे। दे जॉइन द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। और वहाँ पे जो लोग थे अवध के, उन्होंने जो 1857 को रिवॉल्ट हुआ वो ज्वाइन किया था, अबाउट विच यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर। और ये जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था इसके बारे में हमें नेक्स्ट लेसन में पढ़ना है। It was the first revolt in India against to British government. Okay. Then next topic is here annexation of other states. Dalhousie annexed a part of Sikkim in the 1850 on the pretext of ill treatment to the company's employees. And ये जो दलहौसी थे इन्होंने सिक्किम का भी पार्ट कुछ हिस्सा 1850 को अपने कंट्रोल में कर लिया था। विच वॉज द प्रिटेक्स्ट देयर, कौन सा बहाना वहाँ पे बता के, इल ट्रीटमेंट ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉयज़। और कंपनीज के जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनके ये जो भी ट्रीटमेंट दी गई उन्हें वो बुरी तरह की दी थी। ये बहाना करके डलहौसी ने सिक्किम को अपने कब्जे में कर लिया। The Nizam of Hyderabad had to give away bearer as the failed to meet some financial obligation. Next, administrative structure. The British government realized that to maximize its profits and to strengthen its hold over India, it required an efficient system of administration. और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्हें ये रियलाइज़ हो चुका था कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए और पूरे इंडिया पे कंट्रोल करना है तो यहाँ पे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की ज़रूरत है। Therefore, they divided the territories into administrative units called presidencies। और इसीलिए उनकी जो भी टेरिटरीज थी उन्होंने वो डिवाइड कर दी, उन्हें वो प्रेसिडेंसीज कहा करते थे। सिमिलर टू टुडेज स्टेट, जैसे अभी स्टेट्स है वैसे ही वो प्रेसिडेंसीज थी। There were 3 presidencies, Bengal, Madras and the Bombay।
एंड ईच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर, और हर एक पे किसका राज्य चलता था? गवर्नर का. द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, और जो सुप्रीम हेड थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल. वैरन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये जो वैरन हेस्टिंग्स थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने ब्रिटिश इंडिया के. द डिस्ट्रिक्ट वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द कलेक्टर हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट थी ये कलेक्टर देखते थे, और वो जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यानी उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था. एंड फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और जो भी लॉ और ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए कलेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल थे. ही सुपरवाइज्ड द डे टू डे वर्किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उनका वर्क भी ये सुपरवाइज करते थे, डे टू डे वर्क. द कलेक्टोरेट एमर्ज्ड एज द न्यू सेंटर ऑफ पावर इन डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे अब कलेक्टोरेट ये सेंटर ऑफ पावर एमर्ज हो चुका था इन डिस्ट्रिक्ट. ओके, एमर्ज मीन्स अपीयर होना. Civil services started by Lord Cornwallis were meant to manage the Indian territories. एंड यहाँ पे सिविल सर्विसेज स्टार्टेड कर दी गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी. After 1853, civil servants were selected through a competitive exam held in London. And 1853 के बाद जो सिविल सर्वेंट सिलेक्ट होते थे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थ्रू सिलेक्ट होते थे, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लंदन में होती थी. प्रियर टू दैट द कंपनी डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड सिविल सर्वेंट्स, और इसके पहले कंपनी डायरेक्टर ही सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट करते थे. Satyendranath Tagore, brother of Rabindranath Tagore, was the first Indian to join the Indian civil service. अब यहाँ पे ये जो सत्येंद्रनाथ टैगोर जी है ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ब्रदर थे, और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द इंडियन सिविल सर्विस. इन्होंने पहली बार इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन की थी. द पुलिस असिस्टेड द कलेक्टर इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. The district were divided into thanas managed by daroga. And what was the जो पुलिस थे वो कलेक्टर की हेल्प करते थे इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कलेक्टर की हेल्प कौन कर रहे थे? यहाँ पे पुलिस. एंड द डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थे ये थानाज में डिवाइड कर दिए थे, और उन्हें दरोगा मैनेज करते थे. एंड इन टाउन्स एंड विलेजेस देयर वर कोतवाल्स एंड चौकीदार्स, और टाउन्स और विलेजेस जो भी थे वहाँ पे कोतवाल्स रहते थे और चौकीदार्स. एंड द डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वॉज हेड ऑफ द पुलिस फोर्स, और पूरे पुलिस फोर्स के हेड कौन थे? डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ओके, देन नेक्स्ट इज हियर जुडिशियरी. Prior to the advent of the British, the justice system of the India was based on local customs and traditions. और अपने इंडिया में इन अर्लियर पीरियड प्रियर दिस ब्रिटिश वहाँ पे जस्टिस सिस्टम कैसी थी? इट वॉज बेस्ड ऑन द लोकल कस्टम. मीन्स लोकल कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, जो भी रीति रिवाज रहते थे जो भी कम्युनिटी के उसके हिसाब से वहाँ पे जुडिशियरी सिस्टम थी. एंड ट्रेडिशंस मीन्स परंपरा. ओके, जो भी ट्रेडिशंस जो भी कस्टम्स लोकल कस्टम्स वहाँ पे रहते थे वो बेस पे जुडिशियरी सिस्टम थी. ऑन पेज नंबर 23. Therefore there was no uniformity, और वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. अलग अलग एरिया में अलग अलग जुडिशरी सिस्टम रहती थी. From 1772 a new system was introduced wherein two courts, criminal court, फौजारी अदालत and civil court, दीवानी अदालत were set up. और 1772 में एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई थी. वहाँ पे दो कोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, क्रिमिनल कोर्ट एंड द सिविल कोर्ट.
एंड ये सेट कर दिए गए थे. The civil courts were presided over by a European district collector, where criminal courts were still managed by Qazi and Mufti. और ये जो civil courts थे यहाँ पे कौन हेड मेन रहते थे? यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. और जो क्रिमिनल कोर्ट्स रहते थे वहाँ पे काजी एंड मफ्ती ये मैनेज करते थे. एज पर द regulating act of 1773, a new supreme court and a Sadar Nizamat court of appeal were established at Calcutta. एंड 1773 का ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, एक्ट मीन्स लॉ, ये लॉ की वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड सदार निजामत कोर्ट ऑफ अपील एस्टाब्लिश कर दिए गए एट कोलकाता में ये एस्टाब्लिश हो चुके फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूरोपियन जजेस. और यहाँ ये जो भी कोर्ट्स थे यहाँ पे यूरोपियन जजेस रहते थे और उनके कन्वीनियंस के लिए 1775 को a digest of Hindu laws and the 1778 a code of Muslim laws were prepared. एंड जो हिंदू लॉज की डाइजेस्ट है ये 1775 को प्रिपेयर कर दी गई एंड कोड ऑफ मुस्लिम लॉज ये 1778 में प्रिपेयर्ड हुआ. Finally, in 1883, a law commission was set up to codify the Indian laws. And वहाँ पे law commission set कर दिया गया for codifying the Indian laws. This eventually led to the compilation of Indian Penal Code, IPC. Okay. Now we have to study about army. The British required a large army to defend its trade, expand and defend its territories as well as put down इंटरनल रिबेलियन. एंड ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था इन्हें बहुत बड़ी आर्मी ज़रूरी थी. फॉर वॉट? फॉर डिफेंडिंग द ट्रेड. जो भी ट्रेड उनके अपने इंडिया में होते थे उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए एंड जो भी टेरिटरीज थी उनको एक्सपांड करने के लिए एंड उनका प्रोटेक्शन करने के लिए. और उसके साथ जो भी इंटरनल रिबेलियन थे वहाँ पे यानी जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाता था उसे हैंडल करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी. द ब्रिटिश आर्मी इंक्लूडेड यूरोपियन सोल्जर्स एंड इंडियन सिपॉयज फ्रॉम हिंदी वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर, बट इंडियंस कुड एट द मोस्ट बिकम अ सूबेदार. एंड ये जो ब्रिटिश आर्मी थी यहाँ पे यूरोपियन सोल्जर्स इंक्लूड होते थे एंड इंडियन सिपॉयज जो सोल्जर्स को हिंदी में सिपाही कहा जाता है, ये वर्ड है ये सिपॉयज. ईच प्रेसिडेंसी हैड इट्स इंडिपेंडेंट आर्मी. और हर एक प्रेसिडेंसी को अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आर्मी थी. The British recruited peasants as sepoys and gave them European style training. और ये जो ब्रिटिश थे ये जो पीजेंट रहते थे, पीजेंट मीन्स फार्मर, किसान, उन्हें अपने आर्मी में भर्ती करते थे. रिक्रूट्स मीन्स भर्ती करना एंड उन्हें यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दिया करते थे. From 1820 the cavalry requirement of the company's army declined and they were trained to use musket and the matchlocks. एंड 1820 से यहाँ पे जो भी कैवलरी रिक्वायरमेंट्स थी, कैवलरी मीन्स हॉर्सेस राइडर, ओके, जो हॉर्सेस पे बैठ के फाइटिंग करते थे उन्हें कैवलरी कहा जाता था, वो सोल्जर्स को, ओके. तो ये जो रिक्वायरमेंट थी ये डिक्लाइन हो चुकी थी. दे वर ट्रेन टू यूज़ मस्केट्स एंड द मैचलॉक्स. और इन्हें मस्केट्स और मैचलॉक्स यूज़ करने के लिए ट्रेन किया गया. muskets and the matchlocks means these are the guns, okay. This was when the British Indian Army was fighting wars in Burma, अफगानिस्तान एंड द इजिप्ट. और ये कब हुआ? जहाँ पे इंडियन ब्रिटिश आर्मी
बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट के साथ युद्ध कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे. द सोल्जर्स हैड टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वॉरफेयर. अब सोल्जर्स को क्या करना पड़ रहा था? रेप राइट, आगे पीछे. ओके. एंड द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम पॉपुलर. और जो भी इन्फेंट्री रेजिमेंट थी अब ये पॉपुलर बन चुकी थी. इन्फेंट्री मीन्स पैदल चलने वाले सोल्जर्स. ओके, ये अब पॉपुलर बन चुके थे. A uniform military culture was introduced in the early 19th century. 19th century के शुरुआत में यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर इंट्रोड्यूस हो चुका था. यूनिफॉर्म आ चुके थे मिलिट्री में. With the soldiers being introduced to the drill and discipline that regulated their life. और अब सोल्जर्स के लाइफ में यहाँ पे ड्रिल डिसिप्लिन आ चुका था. However, some problems followed this change. ये जो फॉलो करना पड़ रहा था वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे. ओके. एज अ कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर नॉट गिवन प्रियोरिटी. और जो भी कास्ट कम्युनिटी थी ये इन्हें प्रियोरिटी नहीं दी गई. व्हेन प्रोफेशनलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड अमॉन्ग सोल्जर्स. और जो प्रोफेशनलिज्म इंट्रोड्यूस हो रहा था सोल्जर्स में वहाँ पे कास्ट एंड कम्युनिटी की जो भी फीलिंग्स थी इन्हें प्रियोरिटी नहीं थी. ओके. सब एक साथ वहाँ पे वर्क करते थे, फाइटिंग करते थे. देन कंक्लूजन. By 1857, large territories had been directly brought under the British rule. अब 1857 तक बहुत सारा एरिया, बहुत सारी टेरिटरीज ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुकी थी. द ब्रिटिश ड्यू टू देयर पॉलिटिकल डोमिनेशन फ्रीली एक्सप्लॉयटेड इंडिया. And later this economic exploitation was critically examined by Dadabhai Nauroji in his work Poverty and Un-British Rule in India. And the British took advantage of the political disunity and established their colonial rule in India. And किस चीज़ का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशों ने? डिसयूनिटी अमॉन्ग द इंडियंस. इंडिया में जो भी डिसयूनिटी थी उसके एडवांटेजेस ब्रिटिशों ने लिए और इंडिया पे कंट्रोल किया. ओके. नेक्स्ट देयर आर पॉइंट्स टू रिमेंबर. वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस पॉइंट्स टू रिमेंबर हियर. फर्स्ट, ट्रेडिंग companies from Portugal, Holland, England, France and the Denmark set up trading centers in different parts of our India. And in the beginning there were many companies, many trading companies came here in our India and they set up their trading centers in different parts of our India. Okay. Then rivalry in trade एग्जिस्टेड अमॉन्ग दिस कंपनीज. और ये जो सारी कंपनीज यहाँ पे आई थी उनके बीच में अब कंपटीशन स्टार्ट हो चुकी थी, एग्जिस्ट हो चुकी थी. ओके. देन नेक्स्ट, अल्टीमेटली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज्ड एज द विनर. और विनर कौन सी कंपनी थी फिर अपने इंडिया में? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वहाँ पे कुछ वॉर्स हुई, कुछ कंपटीशन हुई और ये सभी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ही विनर रही. ओके. द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर सिक्योर्ड द ब्रिटिश सुप्रीमेंसी इन इंडिया. एंड आफ्टर दिस battle of Plassey and battle of Buxar, there were two battles of Plassey and battle of Buxar. सिक्योर्ड जो भी ब्रिटिश सुप्रीमेंसी थी अपने इंडिया में ये सिक्योर्ड हो चुकी थी बिकॉज ऑफ दिस बैटल्स. ओके. ये जो प्लासी और बक्सर की लड़ाई हुई थी उसकी वजह से ब्रिटिश अब यहाँ पे सिक्योर हो चुके थे. गॉट इट. देन नेक्स्ट इज हियर 1 minute. Bengal came under the British rule and was severely exploited. अब ये जो बंगाल है ये ब्रिटिशों के कंट्रोल में आ चुका था. The rulers of Mysore and Maratha were defeated by British and their territories were annexed. और जो रूलर्स थे मैसूर एंड मराठास उन्हें ब्रिटिशों ने हराया था और उनकी जो भी टेरिटरीज थी वो अपने कब्जे में ले ली थी. नेक्स्ट, देयर इज़ अ
subsidiary alliance was used by Lord Wellesley to expand the British rule in India, and there were different policies introduced by British in our India, and among these policies, subsidiary alliance was one policy, and who introduced this policy in our India? Lord Wellesley, and forward for expanding the British rule in India. Okay, then next, Sindh 1843, Punjab 1849, and Awadh 1856 were annexed by the British. एंड ये जो भी किंगडम्स थे, स्टेट्स थे, ये ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में कर लिए थे, सिंध, पंजाब एंड अवध. Then Lord Dalhousie annexed several kingdoms under the doctrine of lapse. एंड ये जो लॉर्ड डलहौसी थे, इन्होंने भी बहुत सारे किंगडम्स कंट्रोल कर लिए थे, अनेक्स्ड कर लिए थे अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. व्हाट वाज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? इट वाज वन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. इन्होंने ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी यहाँ पे यूज़ की, उसकी वजह से बहुत सारे किंगडम्स उनके अंडर में चले गए. देन administrative policies were drafted by the British to govern the subjugated territories. The civil services, police, judiciary, and army experienced changes. Okay, and exercise. Now open your exercise, page number 24. There are MCQs. We have to solve these MCQs, multiple choice questions. Okay, first, fill in the blanks. Defeated the British forces in First Anglo-Mysore War. There are three options: Hyder Ali, Tipu Sultan, and C. Mir Qasim. B option is answer here, Tipu Sultan. Okay. Then second, in 1772, fill in the blanks, became the Governor General of Bengal. There are again three options: Robert Clive, Warren Hastings, and the Lord Dalhousie. Again, B option is answer here, Warren Hastings. In 1772, Warren Hastings became the Governor General of Bengal. Okay. Then fill in the blanks. We have to solve this fill in the blanks. First, Vasco da Gama discovered the sea routes to, what is answer here in fill in the blanks? India. जो भी सी रूट यहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था, वो किसने किया था? वास्को द गामा. ओके. Then second, the English East India Company established their first trade settlement at Surat. What is the answer here in fill in the blank? Surat. जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था? इन सूरत. ओके, जो सूरत सिटी है वहाँ पे. नेक्स्ट, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स. Awadh was annexed on the pretext of misgovernance. और ये जो अवध था, ये ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में लिया था, कंट्रोल में लिया था, और क्या वहाँ पे उन्होंने रीज़न दिया था, क्या बहाना बनाया था? प्रिटेक्स्ट मीन्स बहाना करना. ओके, तो मिस गवर्नेंस का. ओके, कौन सा आंसर है यहाँ पे? मिस गवर्नेंस. देन फोर्थ, in 1772, the British established fill in the blanks presided over by Mufti and Qazi. And in fourth fill in the blanks, what is answer here? Criminal court. What is answer? Criminal court. In 1772, the British established a criminal court presided over the Mufti and Qazi. ये जो criminal court वहाँ पे था, यहाँ पे main head कौन रहते थे? Mufti and the Qazi. Okay. Then true or false. First statement. In 1756, Sirajuddalah became the Nawab of Bengal. What is the answer here? True. First statement is here true. Okay. Then second, Robert Clive introduced the system of dual government in Bengal. This statement is also again true. Okay. Then third, the Treaty of Mangalore was signed between the English and the Marathas.
व्हाट इज दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। ये जो मैंगलोर का ट्रीटी हुआ था, यू नो ट्रीटी मीन्स समझौता, एग्रीमेंट, निगोशिएशन भी बोलेंगे हम इसे। तो ये जो ट्रीटी हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था? इंग्लिश एंड द नॉट मराठा, मैसूर। एंड ये जो ट्रीटी हुआ था मैंगलोर का, ये इंग्लिश एंड मैसूर के बीच में हुआ था। देन नेक्स्ट, द इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी कुड एट द मोस्ट बिकम अ सूबेदार। दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, then next there are the match the followings. Where to solve this here? The principle of paramountcy. What is the meaning of the paramountcy? Means most important. And whose this policy? The किसकी पॉलिसी थी ये? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ओके, बी ऑप्शन इज द आंसर हियर। सॉरी, 1 minute wait. B option is answer here. Then Diwani rights. What is the answer of this Diwani rights? रॉबर्ट क्लाइव। अब इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किए थे दीवानी राइट्स। ओके, देन सब्सिडरी अलायंस। हु इंट्रोड्यूस्ड दिस सब्सिडरी अलायंस? व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस पर्सन? लॉर्ड वेल्सले। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हु इंट्रोड्यूस्ड दिस पॉलिसी इन आवर इंडिया? लॉर्ड डलहौसी। ए ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस ऑप्शन। ओके, got it? Now next there are multiple choice questions, MCQs. First, the French and the British fought fill in the blanks Carnatic War. How many wars are there? There are 3 options, 2, 3 and 4. B option is answer here, 3 war. Okay, वहाँ पे जो भी वॉर हुई थी फ्रेंच एंड ब्रिटिशों के बीच में, ये कितनी हुई थी? 3 वॉर्स हुई थी, उसे कर्नाटिक वॉर्स कहा गया। ओके, देन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड। अब ये जो इंडियन टेरिटरीज डिवाइड हुए थे ब्रिटिशों के पीरियड में, तो उन्हें क्या कहा जाता था? देर आर 3 ऑप्शंस, डिस्ट्रिक्ट, presidencies and the thanas. B option is answer here, presidencies. Okay, now students, this lesson is completed here. You have to write down the question and answers of this lesson. I will send it after this video. Okay, and you have to watch all videos of this lesson also. There are 4 videos. Because this lesson is very long, very big, that's why there are 4 parts of this lesson, and you have to watch these videos and understand the lesson, whole lesson, and you have to read also. आपको lesson read भी करना है, videos भी देखने हैं, और अच्छे से ये lesson आपको समझना है। Have a good day.